वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी का पेपर हमारे सामने आया और यह पता नहीं किस यूनिवर्सिटी का, लेकिन एक स्टूडेंट ने मेरे पास इसको भेजा और आपके सामने मैं उस पेपर को दिखाने का प्रयास करता हूं, उन प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करता हूं। हो सकता है आपका भी प्रश्न इसी प्रकार से कुछ आ जाए। और ध्यान रखें कि मॉडल पेपर से कुछ प्रश्न इनमें से फंसे हैं, बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया या अन्य कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मिलिट्री साइंस हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, यानी ये सब सारे जो सब्जेक्ट होते हैं या तो अधिकतर विश्वविद्यालय के सेम होते हैं सिलेबस। लेकिन जो हिंदी होता है प्रॉपरली, इसमें थोड़ा डिफरेंस होते हैं। क्योंकि कोई कवि जो होते हैं इधर से उधर हो जाते हैं, मतलब कि आप में हो सकता है आधुनिक हिंदी काव्य भी है, आधुनिक हिंदी काव्य में हो सकता है आप जो है कोई दूसरे कवि आप में शामिल हो। जैसे आप में हो सकता है महादेव वर्मा जी शामिल हो या माखनलाल चतुर्वेदी हो या इसी प्रकार से अन्य कवि हो सकते हैं। लेकिन किसी में हो सकता है रामधारी सिंह दिनकर हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, महादेवी वर्मा ना हो के स्थान पर, और आपके में जयशंकर प्रसाद हो या इसी प्रकार से मैथिली शरणगुप्त हों। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने भी लोग मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि अगर आपका भी पेपर आधुनिक अवधि काव्य है तो आपसे भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आप में कभी डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो भी आधुनिक हिंदी काव्य की प्रकृति में प्रश्न पूछेगा वह सेम ही प्रश्न पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा लगभग। तो आपके लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जिनकी परीक्षा नहीं हुई है और जिनकी परीक्षा हुई है वह तो देख ही ले, ताकि जो है आप मिलाइए कि मॉडल पेपर से कितने फंसे थे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी काव्य ऐसा ही आया था न्यू पैटर्न। और देखेंगे इसका पैटर्न कैसा है। अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग पैटर्न, लिखित वालों के ही ये सारे के सारे पैटर्न आ रहे हैं मेरे पास। ये सब लिखित वालों के ही पैटर्न है मेरे भाई, उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। हमने लगभग 2 टाइप के आपको लिखित वालों का पैटर्न दिखा दिया। लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, मतलब कि आपका खंड में अलग कर सकते हैं, खंड बांट देते हैं आपका और ज़्यादा का। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे आपके प्रश्न पूछे गए थे, उसको थोड़ा हम नज़र डालते हैं एक नज़र में। तो फटाफट से एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखने का प्रयास करें मेरे भाई। यहाँ पर आप सभी लोग देखने का प्रयास करें, बड़ी ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे हर एक मुद्दे को। यहाँ पर देखेंगे NUS ये कोड वगैरह लिखा हुआ है ऊपर। BA एनुअल एग्जामिनेशन 2021 हिंदी थर्ड। क्या हिंदी थर्ड के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हिंदी थर्ड का है और हिंदी थर्ड में आधुनिक हिंदी काव्य है। अधिकतर विश्वविद्यालय में जो है BA सेकंड ईयर में है, इसलिए हमने इसको BA सेकंड ईयर थंबनेल में लिखा होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये आधुनिक हिंदी काव्य जो है आपके सेकंड पेपर में, मतलब कि सेकंड ईयर में है, तो सेकंड ईयर वालों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिए न्यू कोर्स यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर इसी विश्वविद्यालय में जहाँ का भी पेपर है, यहाँ पर टाइम जो है आपका 3 आवर्स का दिया हुआ है, मतलब कि 3 घंटे का पेपर होगा। वहाँ पर 3 घंटे का पेपर हुआ भी, और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे, 50 नंबर के थे। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा और आगे हम समझते हैं। देखिए भैया, यहाँ पर 3 आवर्स को और मैक्सिमम आपके 50 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र को 5 खंडों में बांटा गया है। यह भी एक प्रकार से परीक्षा का पैटर्न ही पेपर का हो सकता है आपका। देखें, या कोई भी विश्वविद्यालय है, इसको देखिएगा, जो भी विश्वविद्यालय का कल जो है पेपर हुआ था, या फिर आज पेपर, मतलब कि कल जो पेपर हुआ है, आज रात में तो एक प्रकार से जो कल पेपर हुआ है रात में तो मेरे पास पेपर आया था। तो जिनका कल, यानी आज आप देख रहे हो, कल जिनका पेपर हुआ था दिन में, तो उनके वो जो छात्र हैं जिन्होंने यह पेपर दिया था, वो छात्र अगर देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में यानी चैट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये इस पेपर देखिए कैसा पेपर है। इस प्रश्न पत्र को 5 खंडों में बांटा गया। खंड कौन कौन से हैं, खंड आ, बा, सा और दा, तथा और आपकी कौन है, ई, मतलब 5 खंड आपके हैं, उनमें विभाजित किया गया है। खंड आ जो है वह लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड आ जो है वह लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, और एक लघु उत्तरीय प्रश्न जो है खंड आ। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों एक लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 टाइप हैं, मतलब 10 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, और इन 10 के 10 प्रश्न जो है करने आपको अनिवार्य हैं। जैसे आप विभिन्न यूनिवर्सिटी के पेपर में देखते हैं कि खंड आ, बा और सा बटा होता है, तो खंड आ में आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया था कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये।
ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया गया, यहाँ पर आपको बताया गया मेरे भैया कि यह जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनमें आपके के 10 कामे हैं, मतलब 10 छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उन 10 के 10 को करने होंगे। वहीं बात की जाए जो बाकी के बाकी आपके खंड है, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड ई, ये 4 जो प्रश्न हैं आपके 4 खंड हैं, यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रत्येक की बात की जाए तो प्रत्येक में 2 प्रश्न आपके शामिल होंगे। कितने प्रश्न शामिल होंगे आपके, लगभग आपके 2 प्रश्न शामिल होंगे और प्रत्येक खंड में से केवल एक प्रश्न करना होगा, मतलब अथवा करके दिया होगा या अथवा करके नहीं दिया है अगर, तो आपको एक ही प्रश्न करना है। कोई भी खंड हो आपको उस खंड से एक ही प्रश्न करना है। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे 4 खंडों से 4 प्रश्न आपको करने हैं दीर्घ उत्तरीय टाइप के, और वहीं 10 क्वेश्चन आपके करने हैं छोटे छोटे वाले, ठीक। और 50 नंबर का पेपर आपका होगा। चलिए आपको देखते हैं खंड आ की ओर ले चलते हैं और खंड आ में देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे गए थे। देखिए खंड आ लघु उत्तरीय प्रश्न और इसमें अति लघु उत्तरीय छोटे छोटे कैटेगराइज हैं। पहले में आपके 10 जो है टाइप के उपखंड होंगे, मतलब उप प्रश्न होंगे। यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे छोटा वाला, यानी मैथिली शरणगुप्त की किन्हीं 2 रचनाओं के अगर नाम लिखेंगे, साकेत वगैरह आप लिख दीजिएगा, साकेत होगा, गोदान, गबन, उसके बाद में और तमाम सारी रचनाएं आप लिख सकते हैं। जो है द्विवेदी मंडल के कवि हैं आपके मैथिली शरणगुप्त। द्विवेदी मंडल के कवियों के नाम आपसे पूछता है एग्जाम्स में, तो रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न और मैथिली शरणगुप्त, ये सारे हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से यहाँ भी प्रश्न पूछता है कि जो है नई कविता का कालक्रम बताइए, तो नई कविता का कालक्रम कितना है, 1953 से 1960। प्रयोगवाद का काल पूछेगा आपसे तो 1943 से 1952 है। और पूछेगा प्रगतिवाद की समय सीमा तो 1937 से 1942 है। छायावाद पूछ सकता है आपसे कालक्रम तो 1921 से 1936 है। आपसे पूछ सकता है द्विवेदी युग मेरे भाई, तो 1900 से लेकर के 1920 तक समय काल द्विवेदी युग का है। आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, भारतेंदु युग की काल सीमा तो 1850 से 1819। मतलब आप शुरुआत से देखेंगे, सबसे पहले जब आधुनिक युग की शुरुआत होती है 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय काल द्विवेदी युग भारतेंदु युग कहा जाता है। उसके बाद में आपका 1901 से 1920 तक का समय काल जो होता है द्विवेदी युग कहलाता है। उसके बाद में जो आता है आपका 1921 से 1936 या छायावाद कहलाता है। प्रगतिवाद उसके बाद में आता है 1937 से 1942 तक चलता है। उसके बाद में आता है प्रयोगवाद 1943 से 1952 तक चलता है। उसके बाद आती है आपकी नई कविता का काल, वह चलता है 1953 से 1960 तक। उसके बाद में आती है आपकी सठोत्तरी कविता, जो कि एक प्रकार से 1960 ईस्वी के बाद की जो रचनाएं लिखी जाने लगी उन सभी को हम कहते हैं। ध्यान रखेंगे सारी बातें, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे मुद्दे मेरे प्यारे दोस्तों ही क्लियर हो गए होंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि हिंदी काव्य के आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, किस आलोचक ने दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने बातें बताई थी। ध्यान रखेंगे इतनी बात। मेरी कुटिया में राजभवन मनवाया और तमाम प्रकार की चीज़ें, चारों मातृभूमि, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, कवि और मैथिली शरणगुप्त की हैं। मैथिली शरणगुप्त का जन्म कब हुआ था, अगस्त के महीने में 1886 ईस्वी को चिरगांव में हुआ था। झांसी जिले में स्थित है चिरगांव, उत्तर प्रदेश में झांसी जिला स्थित है, ठीक। ध्यान रखेंगे ये सारी। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का भी एक प्रकार से सब प्रकाशन में एक प्रकार से इनकी सबसे पहली आपसे पूछा था कि कविता कौन सी आई थी, मतलब सबसे पहली रचना तो सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी 1905 में हेमंत शीर्षक से, ठीक। ध्यान रखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें मैथिली शरणगुप्त जी को लेकर के पूछी गई। देखिए मैथिली शरणगुप्त की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम, तो ऐसे भी एग्जाम्स में आपके पूछ सकता है मैथिली शरणगुप्त की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम, या आपके पाठ्यक्रम में संकलित मैथिली शरणगुप्त की जो 5 रचनाएं हैं उनका नाम लिखिए। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप अपने जो है यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो आपका सिलेबस होगा उसमें आपके जो पाठ्यक्रम में जो कविताएँ संकलित होंगी उन कविताओं को याद कर लीजिएगा कि हाँ किसकी रामचरित मानस मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचनाएँ हैं और जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचनाएं हैं, निराला जी की कौन सी रचनाएं आप में शामिल है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। वहीं दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न को अगर आप करेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार से 10 प्रश्न करेंगे तो 20 नंबर आपको खंड आ से मिलेगा, ठीक। ध्यान रखेंगे। तो दूसरा आपका छायावाद किसे कहते हैं, प्रत्येक मतलब प्रसाद के काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। तो छायावाद किसे कहते हैं भैया, छायावाद एक प्रकार से ऐसा कालखंड है, मतलब वैसे तो पहले तो आप छायावाद का कालक्रम निर्धारित कर दीजिएगा कि हाँ जो है 1901 से लेकर के 1920 तक का समय काल क्या है, 1901 से 1920 तक के समय काल को हम छायावाद के नाम से जानते हैं, 1921 से लेकर के 1937 ईस्वी के कालखंड को हम छायावाद के नाम से जानते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम अग्रणी आता है, प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। और कवि त्रयी की बात की जाए तो प्रसाद पंत निराला एक कवि त्रयी कहे जाते हैं, किसके, तो छायावाद के। छायावाद एक काल है और छायावाद एक समय से मतलब कि एक प्रकार से एक ऐसा युग है जिसमें कविताएं जो लिखी जाती थी लेकिन उसकी कविताएं जो होती
होती थी छायांकित होती थी, मतलब कि जो कविता का एक शाब्दिक अर्थ होता था वह कविता का भावार्थ नहीं होता था। ध्यान रखिए, कविता का शाब्दिक अर्थ दूसरा और भावार्थ दूसरा होता था। कविता हर एक का जो इसमें लिखी गई छायावादी, मतलब कि जिस प्रकार से एक मनुष्य की एक प्रतिबिंब अगर वह शीशा देखता है तो उसकी जो छाया होती है शीशे में छप जाती है, ठीक इसी प्रकार से छाया एक प्रकार से इसमें आती थी। ना कि सारी बातों को खुल करके नहीं बोला जाता था, एक प्रकार से परछाई का कार्य होती थी और उनका मतलब कुछ और होता था। ठीक, तो छायावाद यह है। और प्रसाद के काव्य की विशेषताएं बताई जाए तो प्रसाद के काव्य में नारी के प्रति सहानुभूति आप देखेंगे, प्रसाद के काव्य में जो है देश प्रेम भी आप देखेंगे, प्रसाद के काव्य में मेरे प्यारे दोस्तों प्रकृति चित्रण भी आप देखेंगे। प्रसाद के काव्य की बात की जाए तो प्रसाद के काव्य में मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है सामान्य जीवन के प्रति एक प्रकार से देखेंगे, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लगाव है और एक प्रकार से आप देखेंगे कि जो है जो बड़े लोग हैं उनका एक प्रकार से बहिष्कार है, धार्मिक कुरीतियों को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। वहीं तमाम सारी चीज़ें इनके काव्य में देखने को मिलती है और इति वृत्तात्मकता तो नहीं है, उतना ऐतिहासिकता इनके रचनाओं में देखने को मिलती है। तमाम सारी चीज़ें आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में नीर सोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपसे, फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निराला किस युग के कवि हैं, उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। निराला के जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वह किस युग के कवि हैं? तो भैया निराला सूर्य प्रसाद पर निराला आपके कहाँ के हैं? छायावाद के ही हैं। और ध्यान रखेंगे उनकी 2 रचनाएं आप बता सकते हैं, बहुत सारी रचनाएं जैसे जूही की कली, बादल राग, फर्स्ट जागो, फिर एक बार फर्स्ट स्नेह निर्झर बह गया, दान और एक प्रकार तमाम सारी रचनाएं हैं। और इनकी निराला जी की प्रथम कृति आप अनामिका बता सकते हैं। ठीक, और तमाम सारी जो है निराला जी की कृति आप भिक्षुक वगैरह कविता सभी इन्हीं की रचना है जो है, और तमाम सारी चीज़ें हैं। परिमल हो गया काव्य संग्रह इनका है। तो ठीक, ध्यान रखेंगे निराला जी का जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1899 को हुआ था। और कहाँ पर? मेदिनीपुर में हुआ था। कहाँ पर? मेदिनीपुर में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 में। कहाँ पर? प्रयागराज में हुई थी। इनके पिता का क्या नाम था? राम सहाय नाम था। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौन निमंत्रण किस कवि की रचना है? इस कविता की 2 विशेषताएं बताइए। मौन निमंत्रण किस कवि की रचना है? इस कविता की 2 विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, महादेवी वर्मा के काव्य का मूल स्वर वेदना है, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होंगे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। महादेवी वर्मा की बात की जाए तो महादेवी वर्मा मेरे भाई देखेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली चिर क्रंदों में चिर स्पंद बसा नयनों से दीपक से जलते पलकों पर निर्झड़ी मछली, तमाम प्रकार की इसे रोते हुए गीत उन्होंने लिखा। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें लिखी गई हैं। तो महादेवी वर्मा के काव्य का मूल स्वर क्या है? वेदना है। बिल्कुल सही है, वेदना है। इनकी एक प्रकार से स्वतः की पीड़ा जो होती थी काव्य में पिरोई जाती थी, काव्य में उतर कर सामने आती है। ऐसे आप लिख करके मैनेज कर सकते थे इसको। और ये जो आलाप का मौन निमंत्रण जो कविता है, इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं यह आपको नहीं पता होते और ना ही आपको सही तरीके से मिलते हैं कहीं पर, तो इसको आप गूगल कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, आलोक धनुआ के कवि का क्या नाम बताते हुए उनकी कविता की 2 विशेषताएं बताइए। आलोक धनुआ किसकी है मेरे भाई? तो आलोक धनुआ किसकी कवि है? आलोक धनुआ आपके पाठ्यक्रम में ही संकलित है। आलोक धनुआ किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की है कविता कौन? आलोक धनुआ। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और विशेषताएं तमाम सारी, हुंकार है इसमें, ओज का एक प्रकार से ओज गुण आप देखेंगे इसमें, और एक प्रकार से आक्रोशता का भाव भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे आलोक धनुआ किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, बालकृष्ण शर्मा नवीन की 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य ग्रंथों के नाम आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, गूगल वगैरह करके आप आसानी से इसको लिख दीजिएगा। ठीक, आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे भाई, श्रीधर पाठक की काव्य भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। श्रीधर पाठक जी के काव्य भाषा की 2 विशेषता बताइए। तो आपके पाठ्यक्रम में श्रीधर पाठक होंगे तो उनसे प्रश्न पूछा गया, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्जाम्स में, और ध्यान रखेंगे आपके पाठ्यक्रम में जो कवि और कविताएं संकलित हैं उन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे।
देखेंगे। अब यहाँ पर मैं मतलब कि जैसे कि प्रसाद पर निराला, महादेवी वर्मा ये तय होते हैं, अधिकतर विश्वविद्यालय में सभी तय होते हैं। अगर आधुनिक हिंदी काव्य आप पढ़ते तो तय होते हैं, यही पूछे जाएंगे आपसे। माखनलाल चतुर्वेदी की 2 काव्यगत विशेषताएं बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी की 2 काव्यगत विशेषताएं बताइए। राष्ट्र प्रेम सबसे नंबर 1 पर बात की जाए, प्रकृति प्रेम भी इनके रचनाओं में देखने को मिलता है और तमाम सारी चीज़ें हैं, और एक प्रकार से शोषितों के प्रति आक्रोश भी इनके रचनाओं में देखने को मिलेगा। तो माखनलाल चतुर्वेदी की 2 जो है काव्यगत विशेषताएं तमाम सारी हो गई, हमने 3-4 बता दी। अगला आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की क्या संदेश देती हैं, या भी आप पढ़ लीजिएगा। सुभद्रा कुमारी लगता है इस पेपर के सिलेबस में शामिल थी, ध्यान रखें। वह भी उसी समय के रचनाकार हैं जब ये लोग थे, ठीक। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अधिकतर प्रश्न हमने अपने चैनल पर बता रखे हैं, तो वह हमने आपकी भी बात बता दिया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमने नहीं बताया है, तो इसमें मैं नहीं कहूँगा। जैसे कि श्रीधर पाठक वाला हमने नहीं बताया, सुभद्रा कुमारी चौहान वाला नहीं बताया, माखनलाल चतुर्वेदी का भी हमने नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में हमने बता दिया। वहीं हमने निराला जी के बारे में बताया आपको, महादेवी वर्मा के बारे में बताया होगा, आलोक धनुआ के बारे में हमने बताया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में हमने आपको साथ नहीं बताया था, और हमने ये दोनों शुरुआत के जो प्रश्न है मैथिली वाला और छायावाद ये सब बताया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। खंड बा देखेंगे आप सभी लोग, खंड बा विस्तृत उतरिए। अब खंड बा से आपको एक प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पर देखेंगे तमाम सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। काव्यांश आपको मतलब व्याख्या करने के लिए दिया गया है, तो उस काव्यांश की एक की केवल प्रसंग व्याख्या करेंगे। किस व्रत में है वीर, मतलब कि व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है पहले जिसका उस मतलब उस कुटीर में क्या धन है। और आगे देखें, उस कुटीर में क्या धन है, चाहे तो ये कर दीजिए। अगर यह नहीं कर पाते हैं, अगर आप कि उसके कुटीर में कितना धन है, अगर यह आप नहीं कर पाते हैं मेरे भाई, तो आप अगला कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? दूसरा कर सकते हैं, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। अगर ये आपको नहीं पता किसकी रचना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर कि बिजन बन बल्लरी पर सोती थी, सुहाग स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तन तरुरी, जूही की कली दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में। आगे देखें इसको, दृगबंध के शिथिल पत्रांक में, बासंती निशा बिरह विदुर, प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। ये आपकी कविता है जो कि एक प्रकार से जूही की कली नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि परिमल काव्य संग्रह से है, और इसको लिखा किसने है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है यह, ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खंडसा। खंडसा से भी एक करने थे आपको। तीसरा दिया है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की साप्रसंग व्याख्या लिखिए। लिखा है कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे अलोकती सद्विचार, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत है शाश्वत संगम। इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सज का यह रजत हंस, शाश्वत लघु शहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। और उसके बाद में शाश्वत जीवन नौका विहार। तो यह किससे है? आपको सीधा सीधा नौका विहार से दिया गया है। नौका विहार किसकी रचना है? तो नौका विहार आपकी किसकी रचना है? तो पंत जी की रचना। किसकी? सुमित्रानंद पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि। इनका जन्म जो हुआ था 21 मई 1900 को हुआ था, अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। ध्यान रखेंगे। इनके माता पिता का नाम की बात की जाए तो इनके माता का नाम था श्रीमती सरस्वती देवी और पिता का नाम था पंडित गंगाधर दत्त। ओके, ध्यान रखेंगे। पंत जी एक प्रकार से महान कवि के साथ साथ जो है साहित्य में विशेष दिलचस्पी जो उनको दिया था, किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से इनको प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि बात की जाए पंत जी के बारे में, तो पंत जी के बारे में देखा जाए तो इनकी प्रथम रश्मि नौका विहार परिवर्तन धरती कितना देती है ताज। ये सारी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हो सकता है संकलित हों, ध्यान रखें। तो इन सभी कविताओं से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से इसकी साप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। अगर यह नहीं पता है आपको तो ये मैं भूल गया अस्तुत ज्ञान जीवन का, यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। अगर यह नहीं पता तो आप अथवा करके दूसरा दिया हुआ इसको पढ़ सकते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण की बंसी बीड़ा स्वर गए आरती बेला को सत सत लय से भर, जब था कलकंठों का मेला बिहसे उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजिर का शून्य गलाने के गलने दो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप एक ही करना, तो एक हमने आपको बता दिया। खंड बा से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने खंड दा।
खंडदाज का नोट, निम्नलिखित में से किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। पहला कौन सा है आपका, पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय कवि किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? वो सुमित्रानंद पंत हैं। रूपकों के बादशाह कौन है? तुलसीदास हैं। और वात्सल सम्राट कौन है? सूरदास है। ध्यान रखेंगे सभी बातों को, ठीक। देखें यहाँ पर राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है, तो इसको हमने आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में लेक्चर 1 के नाम से, चैप्टर 1 के नाम से BA सेकेंडरी की वीडियो अपलोडेड है, उसमें हमने बता दिया है मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उसको देख लीजिएगा, आपका जो है पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अरे भैया जयशंकर प्रसाद की ये दूसरा वाला कर दीजिएगा, ये तो सभी को पता होगा। जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषताएँ, जो विशेषताएँ छायावाद की होंगी वही विशेषताएँ जो है छायावादियों की होंगी, मतलब कि पंत जी की होंगी। थोड़ा एक आध दो एक्सेप्शन होता है, वह उनकी में पर्सनल होती है, मतलब व्यक्तिवादी विचारधारा। उसके बाद में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। वही बात की, नारी के प्रति एक प्रकार सहानुभूति दर्शाई गई है, शोषितों के प्रति आक्रोश है, और उसके बाद में मतलब और तमाम शोषितों के प्रति सहानुभूति है, और जो शोषण करने वाले उनके प्रति आक्रोश है। प्रकृति का एक प्रकार से सुरम्य वर्णन किया गया है, और एक प्रकार से जो एक प्रकार से बात की जाए रस छंद अलंकार, इन सब का भी प्रयोग आपको थोड़ा बहुत मात्रा में, मतलब थोड़ा बहुत क्या, अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा। ऐतिहासिकता का प्रभाव इनकी रचनाओं पर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हेडिंग बना करके एक एक को, और उसको समझा दीजिए बीच बीच में, ठीक। आगे देखते हैं, यह हो सकता है अगला आपका खंड ई है, लास्ट वाला नोट। इनमें से भी केवल एक आपको करने हैं, चाहे पहला 6 वाला कर दीजिए, चाहे 7 वाला, इनमें से चाहे 4 करिए, चाहे 5 करिए। छठवां देखिए, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्यों सिद्ध कीजिए। अरे भैया सब बहुत ही सहज पूछ लिया गया था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, पूरा का पूरा पेपर हल कर सकते हैं आप बड़े आसानी से, ठीक। आगे देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्य भावना के दर्शन होते हैं, उदाहरण बिल्कुल होते हैं, महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्य होते हैं। तो इसको आप अगर यह नहीं पता है आपको महादेवी वर्मा वाला, तो सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा था है। सुमित्रानंद पंत की जितनी भी रचनाएं आप देखेंगे, सब में कहीं ना कहीं प्रकृति मूल रूप से दिखाई पड़ेगी। जैसे आप इनकी चाहे प्रथम रश्मि पढ़ेंगे, प्रथम रश्मि होता है कि सूर्य की पहली किरण, तो भैया प्रकृति से ही जुड़ी है प्रतिकिरण। नौका विहार देखेंगे तो अभी नौका एक प्रकार से बिहार नदी में होती है, तो यह भी प्रकृति का वर्णन ही है। परिवर्तन देखेंगे वो आप, उसमें भी धरती कितना देती है, धरती के बारे में बताया जा रहा है, तो यह भी प्रकृति के बारे में ही है। ताज वगैरह सब प्रकृति से ही कहीं ना कहीं पे इनकी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो भैया आप देख लीजिए, सभी जो ये पंत जी हैं इनकी प्रकृति के सुकुमार कवि इनको कहा था, इनसे प्रश्न ये आए दिनों पूछे गए हैं, ठीक। तो ये सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए, जाहिर सी बात है सारे मुद्दे क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास आपकी मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास आपकी जो है अभी थोड़ी देर बाद वो लाइव क्लास होगी आपकी, और वो टाइमिंग वो मैं जो है फ्रंट पेज पर आपको दे दूंगा, वहाँ पर टाइमिंग देख लीजिएगा। वह क्लास होगी मेरे भाई, वह क्लास होगी आपकी। वो क्लास किसकी होगी, तो सोशियोलॉजी की होगी। भारतीय समाज मुद्दों एवं समस्याओं को लेकर के बहुत सारे मात्रा में प्रश्न पूछे गए, और भैया यह जो सोशियोलॉजी का है सब का सब हूबहू पूछ लिया गया है, जो हमने मॉडल पेपर में बताया था, और एक भी प्रश्न आपसे छोड़ करके नहीं गया होगा। इस वीडियो में अगर आपने सोशियोलॉजी में मेरी वीडियो देखी होगी तो आप टॉप करके आएंगे। अगर अच्छे तरीके से लिखा है आप, तो आपको अच्छे नंबर मिलेगा, आपसे ज़्यादा कोई नंबर नहीं पाएगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी है। इसमें सारे के सारे प्रश्न आपके वही आए थे। अब मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके सामने लाइव प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से लाइक और शेयर जरूर रखिए। उसके बाद में वीडियो के एक प्रकार से सभी लोगों के पास शेयर करते समय आप लाइक जरूर करें, लोगों से बताएं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक प्रकार से ऐसी तैयारी करवाता है जो कि एक प्रकार से बहुत मेहनत करने के बाद में, और पेपर में बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके। जो देखो मैं आपके सामने पेपर, जैसे किसी भी विश्वविद्यालय का पेपर हो मेरे पास आता है, मैं आपको उसके वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत बातें भी उसके अंदर बता देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या बातें आपने लिखा सही, क्या लिखा गलत, और किस प्रकार से लिखना चाहिए। आगे वाली जो परीक्षा आने वाली है, तो आपके मान लेते हैं किसी विश्वविद्यालय का हिंदी का प्रश्न पत्र होने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाभान्वित हो सकेंगी, ये सारे के सारे मुद्दे इसमें बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए, सारी बातें समझ में आ गई। तो फिर मिलते हैं हम सोशियोलॉजी वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी। शुक्ला स्टडी पॉइंट जो भारत का एक प्रकार से बात की जाए यूट्यूब में सबसे नंबर 1 पर एक प्रकार से आपके सामने बीए का क्षेत्र है, बीए का क्षेत्र कवर करने वाला चैनल है। तो पहला चैनल है जिसको आपने इतना प्यार दुलार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समाजशास्त्र वाले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उसमें भी आपको डिस्कशन करूँगा और अच्छे तरीके से आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक, चलिए फिर शुरू करें। लास्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ठीक, जय हिंद जय भारत। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें।